आप सभी का पुनः स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, जिसमें आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आज का ये छठा एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारे लिए ISRN के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। हम सब आपके साथ मिलकर इस एपिसोड को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपको शायद लग रहा होगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम कोई टेक्निकल बात नहीं करने वाले। आज के एपिसोड में हम कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पे कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज का एपिसोड आप सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आज ISRN का 10वां सेलिब्रेशन ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपकी उपस्थिति इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना एनजीओ मेंबर्स के ISRN इनकम्प्लीट है, क्योंकि ISRN का गठन, जैसा आप जानते हैं, कि एनजीओ की कैपेसिटी बिल्ड हो, उनको उनके साथ मिलकर काम करें और आगे आने वाले समय में हम सब मिलकर एक विकसित भारत की तरफ बढ़ सके। इस दृष्टि के साथ इस ISRN जो काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। 2014 में ये यात्रा शुरू हुई थी और आज 2024 में जब 7 जुलाई 2024 को हम लोग बैठे हैं, तो आपके साथ मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आज ISRN का फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे साथ आपके वेल नोन चेहरे, जिनको आप जानते हैं, आप सब उनके साथ कई बार रूबरू हुए हैं, ऐसे एक महान हस्ती ISRN के चेयरपर्सन मिस्टर अनिल खेतान जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। और बीइंग अ चेयरमैन, आपका जो मेंटरिंग है, जो गाइडेंस है, वो ISRN को उससे हमेशा बहुत बेनिफिट हुआ है। और मुझे याद है कि 2014 में जब हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की थी, उस समय ये ऐसा सोचा था कि क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट उस समय आया था, और आपको याद है क्योंकि आप PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े थे, और काफी कॉर्पोरेट लेवल पे भी और एनजीओ सेक्टर्स में, दोनों सेक्टर्स में एक बातचीत हो रही थी कि ये CSR बिल आने से एनजीओ को क्या बेनिफिट होगा और कॉर्पोरेट कैसे इनके साथ जेल कर पाएंगे, कैसे इजीली फंक्शनिंग हो पाएंगी। इन सब बातों के बीच में ये बात निकल कर आई कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी कोई होनी चाहिए जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके। और उस दृष्टि के साथ इस ISRN का, इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का गठन हुआ और हम लोग आज उस 10 साल की यात्रा में आज 10वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हमारे साथ हैं। मैं सर आपसे कुछ, आज हमारा फॉर्मेट सवाल जवाब का नहीं है, हालांकि हम इस एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में हर बार एक एक्सपर्ट आते हैं और एक सब्जेक्ट पे बात करते हैं, लेकिन आज का सब्जेक्ट में जो जर्नी ऑफ ISRN है, जो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक पूरा डिकेड्स हमने क्रॉस किया है, और ये जो इम्पैक्टफुल डिकेड है, इसमें इस जर्नी को डिस्कस करना चाहेंगे। इससे दो बातें निकल के आएंगी। एक तो जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, या जो नए अभी डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं उनको भी एक इंसाइट मिलेगा कि हाउ टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से पूरी एक 10 साल की जर्नी को डिस्कस करेंगे। तो सर, मैं आपसे पहला एक जो पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहूंगा कि बीइंग अ चेयरमैन, आप ISRN में 2017 से आप ISRN के साथ जुड़े और धीरे धीरे आपने एक जो पूरा प्रोसेस है आपके ISRN में इन्वॉल्व होने का, देन फिर एक मेंटरिंग का, एंड देन 2022 से लगातार आप एज अ चेयरमैन आप देख रहे हैं ISRN को। तो कैसा ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की? संतोष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक आपको और ISRN की पूरी टीम को कि 10 साल आपने बड़े फ्रूटफुल 10 साल निकाले, और जिस मकसद के लिए ISRN फॉर्म हुआ था 2014 में, बहुत सही समय था। उस टाइम कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 आया था, जैसे आपने जिक्र किया
कॉर्पोरेट्स पे CSR 2% ऑफ द प्रॉफिट और 2-3 बेंचमार्क्स हैं, उस पे सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को CSR करना जरूरी हो गया, लॉ बन गया। और उसी के दरमियान ISRN आया, और जो ISRN ने जो सबसे अच्छा काम किया ग्राउंड लेवल पे, जिसको ग्रास रूट लेवल कहते हैं, वो है टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि अपना देश इतना डाइवर्स है और इतना बड़ा है, अब 7-7.5 लाख गांव हैं, टायर 3 सिटीज, टायर 2 सिटीज, टायर 1 सिटी, तो काफी बड़ा अपना पूरा हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है। तो उसमें इम्प्लीमेंट करवाना, जैसे ISRN कोई प्रोजेक्ट लेती है, ISRN तो दिल्ली बैठी है, कोई प्रोजेक्ट तमिलनाडु में आ गया या उत्तराखंड में आ गया या हिमाचल में आ गया, तो उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो जो VO के साथ, जिसको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो आपने और आपकी टीम ने ISRN ने जो टाई अप किया, आई थिंक इट वाज अ गुड स्ट्रेटेजिक मूव। कारण इसमें 2 पॉइंट है। एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे जब ये मैंडेट हुआ तो अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स डिड नॉट नो किस तरीके से CSR करना है, so they needed an expert organization like ISRN. Secondly, corporates are very particular. If they have given money to an NGO, that money has to be well utilized for the purpose it was given, and ISRN has to show them the effectiveness of the utilization of the funds received from a particular corporate. तो ये आपने बहुत अच्छा किया एंटिसिपेट करके कि आपने इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ध्यान दिया कि हमें प्रोजेक्ट तो मिल जाते हैं, एब्सोल्युटली, यू नो, एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, बिकॉज देखिए कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें अगर समय अगर 10 दिन का है, उसमें 20 दिन लगा जाते हैं, तो एक्स्ट्रा 10 दिन का कॉस्ट ओवररन होगा। और एक NGO उस पोजीशन में नहीं है कि कॉस्ट ओवररन के लिए वो अपने स्पॉन्सर के पास जाए कि सब कॉस्ट ओवररन हो गया, आप हमें फाइनेंस कर दीजिए। वो पॉसिबल भी नहीं है, कोई यानी करेगा भी नहीं, और फिर वो ISRN को दूसरी नजर से देखेंगे। तो आप, हाँ, तो आपके और आपके मैनेजमेंट ने यहाँ पर डे टू डे ये अच्छा एक स्ट्रेटेजिक मूव किया VO को करके। और ये जो 10 साल में जो इतना मैसिव काम किया, जब भाई ISRN जब शुरू हुई, वी वर एट 0। अब 2024 एज ऑन 31 मार्च अपना टर्नओवर 10 करोड़ का है। तो 10 साल में हम 0 टर्नओवर से 10 करोड़ के टर्नओवर पे आ गए। और अगर हम ISRN का काम देखें तो उत्तम स्कूल आज 4 स्टेट्स में ISRN ने बनाया है, और 53 स्कूल को अपग्रेड किया है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल को इस लेवल से इस लेवल तक। 4 स्कूल तो मैं खुद ही देख के आया इसी महीने। 2 स्कूल हरिद्वार में थी, 2 स्कूल ऋषिकेश में थी, और अपने साथ वो स्पॉन्सर भी थे जिन्होंने ये स्कूल प्रोजेक्ट ने स्पॉन्सर किया। फिर दूसरा जो ISRN ने एक पहल की वो एग्रीकल्चर की को फोकस करके की, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम FPO कहते हैं। तो FPO उन्होंने करीब 35 FPO के साथ करके उनको made them competent to stand on their own feet, and this was done also in 4 states. उसके बाद फिर ISRN जो अभी टोटल काम कर रहा है, इंडिया के 29 स्टेट्स हैं, 29 में 25 स्टेट में आज ISRN है। तो अपना जो ISRN ने काफी अच्छा से अपने टेंटिकल्स स्प्रेड आउट ऑलरेडी कर लिया है, एंड विच इज वेरी गुड, बिकॉज इसमें स्पॉन्सर्स मिलने में आसान होता है, एंड दैट शोज। अब 0 से आप आगे 10 करोड़ के टर्नओवर पे, दैट शोज दैट इट्स अ ग्रोथ एंड अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज ग्रोइंग क्वाइट sustainably, because growing in this sector so sustainably is not so easy. हाँ, एक आपका कंटिन्यूटी ऑफ द ग्रोथ बड़ा अच्छा था कि 2014
तो आपका ना ग्रोथ ऐसी रहा, yes, लाइक अ टेक ऑफ ऑफ एन एयरक्राफ्ट। yes. तो उसी तरीके से ISRN का भी ने ये ग्रोथ रहा। तो ये कंटिन्यूटी एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अपने फोकस एरियाज हैं ISRN के, प्राइमरीली हेल्थ केयर, एजुकेशन Yes. एंड एग्रीकल्चर, दैट इज FPOs। तो मेजर एरियाज ऑफ वर्किंग, एक तो है कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सबसे ज्यादा मैंडेट और प्राइमरी सेक्टर रहा है SRN के लिए। मैं आपको बताऊं सर, जैसे 2014 में जब ये नेटवर्क फॉर्म हुआ, और बड़ी सरप्राइजिंग एक घटना है, शायद मैंने आपसे पहले भी कभी चर्चा की होगी, कि जब CSR एक्ट आया तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के सामने ये क्वेश्चन था कि कैसे हम छोटे शहर में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, रिमोट एरियाज में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल एरियाज में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली कैसे पहुंचेंगी, कलकत्ता कैसे पहुंचेंगी, मद्रास कैसे पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट तो उनके ऑफिसेस, ये सारे हेड्स तो मेट्रोज में बैठे हैं, और और जो ऑर्गेनाइजेशन की सर मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर उनके बारे में, क्योंकि आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो आप काम कर ही रहे हैं, बट बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जैसे आप जुड़े हैं बहुत सारे एसोसिएशन से, चैम्बर्स से, तो आप देखते होंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रासरूट लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत स्ट्रांग है, कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, काम में रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट उनकी जो वीकनेस है वो है डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब जो कंपोजिशन ऑफ टेक्निकल थिंग्स हैं, वहां पर वो पीछे रह जाती हैं। और जो दिल्ली मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मेट्रो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सामने ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियस सी बात है कि वो दिल्ली में है तो उनके पास प्रोफेशनल हैंड्स हैं, लोग हैं, और उनको नॉलेज मिलती है, उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो जितना कॉर्पोरेट को अप्रोच कर सकती है वो ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो ये जो चैलेंज था, मैं जो बात कहना चाह रहा था, जो ये मैंने इतना उसके बारे में बताया, कि उन ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर ये नेटवर्क फॉर्म हुआ, और इसके लिए हम लोगों ने, मतलब मुझे आप बताते हुए बड़ा ये फख्र होता है, प्राउड फील होता है कि कई लोग डेवलपमेंट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन पहले रजिस्टर्ड कराते हैं और उसका विजन और ऑब्जेक्टिव बाद में डिसाइड करते हैं। लेकिन ISRN फॉर्म हुआ पहले, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नंबर ऑफ डिस्कशंस हुए, और उसके बाद जो डिमांड जनरेट हुई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, उसमें ये निकल के आया कि एक नेटवर्क होना चाहिए जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके। और तब ये 2014 में फॉर्म हुआ, और 7 जुलाई को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ट्रस्ट एक्ट लीगल एंटिटी ट्रस्ट है ISRN की, जिसमें वो काम कर रहा है। और जो आपने सर कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग वाला जो एरिया है, वहां पर हम लोगों ने पहले 3 साल 14 से लेके 17 तक, 2017 तक, हम लोगों ने सिर्फ ट्रेनिंग में फोकस किया कि कैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्ड की जाए। तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं हुए, क्योंकि जब ये कर रहे थे तो उस समय ये लगा कि अगर कॉर्पोरेट पर्सनल्स की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो शायद ये पूरा हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मैं ये बात इसलिए अलग से फोकस कर रहा हूँ कि आपको याद होगा, पहली बार हम लोग PSG चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिले तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए ही मिले थे, कि कैसे जो कॉर्पोरेट पर्सनल्स हैं, उनके जो CSR हेड्स हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाए, क्योंकि अगर वो अवेयर नहीं होंगे, वो इसकी यूटिलिटी को नहीं समझेंगे, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा। और उस समय पहली बार हम आपसे मिले, और आपने हमें एक स्पेस प्रोवाइड किया PSG चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और वहां पे आपने कॉर्पोरेट्स की एक बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक दिन की ऑर्गेनाइज की, जिसमें बहुत नंबर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनल्स आए थे, और उनके साथ पूरे दिन का एक सेशन हुआ। तो वो पहली एक जर्नी थी जहां हम लेके फिर FICCI के साथ, एसोचैम के साथ, अलग अलग CII के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने
दिल्ली में ही CSR फॉर श्रेष्ठ भारत के नाम से किया और वो काफी अच्छा हुआ। उसमें 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए थे। तो आप एक चीज लेकिन इन सब में यात्रा में एक मैं आप क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से जुड़े हुए हैं तो पूछना चाहूंगा सॉरी कि ये जो कॉर्पोरेट में 2% लॉ आने के कारण मैंडेट तो हो गया, बट इंडस्ट्रियलिस्ट अभी इसको कैसे देखते हैं और इसमें उनकी अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेशन होती है वॉलंटरी सेक्टर से, जो जिस तरीके से उसको वो अपने न सिर्फ CSR फंड को यूटिलाइज कर सके इन इफेक्टिव मैनर, बल्कि उस पूरे फंड का एक इम्पैक्ट भी, सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट हो, ऐसा हो, ये कैसे आप देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज के दिन कॉर्पोरेट्स दे लुक एट टू थिंग्स। एक तो आपका टाइमली क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन, यानी टाइम के अंदर रहते हुए जो भी अपने काम कर रहे हैं, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। एंड द सेकंड इज द कॉर्पोरेट सेक्टर विच जो ISRN को फंड्स देता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो हर एक पैसे का अकाउंट चाहिए, जहां भी सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग के साथ। तो आई थिंक दीज टू, आई मीन 3 फैक्टर्स: क्वालिटी, टाइमली एग्जीक्यूशन एंड प्रॉपर अकाउंटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये 3 चीज पे कॉर्पोरेट्स वुड बी फोकस्ड मोर, एंड दैट इज द रीजन, आज वही एक कारण है कि ISRN को कॉर्पोरेट्स काम दे रही है। कारण क्योंकि धीरे धीरे अपने ISRN एस्टैब्लिश कर रहे हैं कॉन्फिडेंस कॉर्पोरेट्स के अंदर कि वी आर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ये तीनों मैंने जो बेंचमार्क्स कहे, वी आर फुलफिलिंग दैट। तो मेरे हिसाब से अपने बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। जैसे कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अपने कम से कम 10 प्रोजेक्ट किए, फिर अपने मॉडल बनाया हाउ फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर में ये तीनों सेक्टर जो मैंने शुरू में कहा था कि दिस इज वेयर वी मेड आवर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। क्योंकि उसमें एक और चीज है ISRN के साथ कि ISRN ने इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए कि अब नए प्रोजेक्ट्स करने में कॉस्टिंग में ISRN को दिक्कत नहीं होती है, कारण वो नट बोल्ट की कॉस्ट जानते हैं एंड एग्जीक्यूशन में। और ISRN का ये बहुत बड़ा एक रोल है, हाउ टू कीप द टीम ऑफ ISRN मोटिवेटेड, हाउ टू कीप दैट कंटिन्यूटी, बिकॉज जो सोशल सेक्टर में नॉर्मली यू हैव अ लॉट ऑफ टर्नओवर ऑफ पीपल। लोग आते हैं, एक साल रहते हैं, चले जाते हैं। So ये entertain करना, absolutely, and sustain करना, it's a very tough job. Absolutely. And plus our monthly expenses, Yes. our salaries, our office expenses, the traveling expense, आप लोग सब जगह जाते हो, so all that has to be also looked at, that after incurring all the expense from the total funds received from the project, ISRN is showing a good reasonable surplus. Right. As a charitable trust, we are registered as a charitable trust. So I think we are doing a great job there. And the best thing is that ISRN has also received a number of national and state awards. Yes. क्योंकि गवर्नमेंट से अगर अवार्ड मिलता है फॉर एन NGO, आई थिंक इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। Yes. क्योंकि काम देख के ही आपके लोग पीठ थपथपाते हैं, ऐसे कोई भी शाबाशी नहीं करता। तो ये जो एक जर्नी ISRN की रही है, बहुत ही सही रूप में रही है। और आपने ISRN के जो लोग हैं, जो टीम है, यू हैव नर्चर्ड देम एक परिवार जैसे। वो एक पारिवारिक फीलिंग आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फिर वहां पर, हाँ, फिर वहां पर लोग काम करते हैं अपना घर समझ के, ना कि भाई हमको
सुबह 9 to 5 एक जॉब करना है, क्योंकि ये काम क्या है, सेवा। इसमें जितनी सेवा करेंगे उतना ही आप, जैसे अपने हिंदी में कहावत है, सेवा कर तो मेवा मिलेगा। तो ISRN को उतना ही ख्याति, उतना ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन और अंदरूनी खुशी जब एक गरीब बच्चे के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं, वो सबसे बड़ी कि वो स्कूल जा रहा है, उनके माँ के चेहरे पे, पिता के चेहरे पे एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। ये बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जब तक इंसान जाके करता नहीं और वो फील नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग। सॉरी, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि एक छोटी सी घटना बताऊं। हम लोगों ने नीमच में, जो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जब वहां के MLA ओम प्रकाश सकलेजा जी जो बात हमारे ISRN के बाद में चेयरपर्सन भी बने, तो उनको एक हमने उत्तम स्कूल, मेवात हरियाणा में नूह और एक एरिया है मेवात में, नूह डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जब स्कूल का उत्तम स्कूल उद्घाटन के लिए बुलाया एज अ चीफ गेस्ट, तो आए और उन्होंने पहली बार जब उत्तम स्कूल को देखा और कॉन्सेप्ट को देखा तो बहुत इम्प्रेस हुए और उनको लगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और उन्होंने फिर वो कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया, फिर अपने यहाँ डिस्कस किया और फिर हमने कहा कि संतोष जी, ये कॉन्सेप्ट हम अपने असेंबली में लेके जाना चाहते हैं। और उन्होंने इस पूरे एरिया में कहा कि आप एक स्टडी करिए और फिर ये आप हमें बताइए कि ये प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है। तो सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि उस प्रोजेक्ट में लोगों ने फिजिकल स्टडी, वहां पे फिजिबिलिटी स्टडी की और फिर उस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 33 स्कूल, सीनियर सेकेंडरी जो 33 स्कूल्स थे, उनको डिसीजन लिया डिजिटाइज करने का और उनको एक पूरा प्रोग्राम बना के प्रपोजल दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इतना पैसा तो नहीं खर्च कर पाएंगे, बजट नहीं है हमारा इतना। तो फिर देन हम लोगों ने वहां पे आदित्य बिरला ग्रुप के सीमेंट प्लांट थे, तो उनसे बात किया, उनके CSR फंड के लिए मोबिलाइज किया और विक्रम सीमेंट ने हमें उसमें हेल्प किया अपने CSR फंड में, और उनके MLA फंड से मिलकर नीमच के जावद कॉन्स्टिट्यूंसी के 33 स्कूल्स को 100% स्मार्ट स्कूल बनाया। वेरी गुड। और आप सर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जानकर कि एशिया की फर्स्ट डिजिटल स्कूल कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हो ये इंटरवेंशंस के बाद। और उस समय भारत सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी थे, वो यहाँ से उसके उद्घाटन के लिए गए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूल डिजिटाइजेशन, वैसे तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन एक क्लस्टर में पूरे एरिया का करना और फिर ये इम्पैक्ट आया और उसके बाद लोगों ने इसको स्टार्ट किया और बाद में बहुत सारी असेंबलीज में भी हुआ। मैं जो आपको एग्जांपल शेयर करना चाहता था, जो आपने कहा कि एक बच्चे के चेहरे पे खुशी जो होती है, वो जो फील करती है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर जब हम लोग इसका इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे थे, तो एक पेरेंट्स के पास हमारी टीम गई और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा अभी इस स्कूल में पढ़ता है और पहले वो जाता था और अब जब स्कूल जाता है तो क्या फर्क आप फील करते हैं। तो इतना अच्छा उसके पेरेंट्स ने एक जवाब जो दिया उसकी मदर ने, वो दिल को छूने वाला था। उसने कहा कि पहले हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो हम अपने पड़ोस में किसी को बता नहीं पाते थे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि पड़ोस के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और उनके स्कूल में जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो अच्छी थी और वो उसके कारण मेरे बच्चे में हमेशा कॉम्प्लेक्स होता था कि हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन आज प्राउडली मैं बोलती हूँ कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और वो सरकारी स्कूल उत्तम स्कूल है। तो ये जो फील है माँ की बच्चे के प्रति, ये पूरा परसेप्शन चेंज हो गया सोसाइटी का कि आज उस बच्चे को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, सिर्फ इसलिए उसको वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है जो प्राइवेट, जो अच्छे घर के बच्चों को मिल रही है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है,
तो वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, बट वो नहीं भेज सकते। लेकिन हमारे छोटे से एफर्ट से और सबने मिलकर जो प्रयास किया, उससे उस पूरे एरिया के 5,000 से ज्यादा बच्चों को ये फायदा हुआ। तो ये जो इस तरह के अचीवमेंट्स जब मिलते हैं सर, तो एक लगता है कि हमने कुछ तो किया है। और मैं आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि एनजीओस में आईएसआरएन की जो क्रेडिबिलिटी की बात आपने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज हम डिस्कस जरूर आईएसआरएन के बारे में कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक लर्निंग की जो लर्निंग है वो ये है कि आप सब अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, स्पेशली जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना होगा। ये सर ने जो बात कही, और बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मोर देन 47 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में काम करने का। आपने, जैसे मैंने परिचय में बताया, कि आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को फेस किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है, लीड किया है, और आज जब वो उस साइड के एक्सपीरियंस को भी जानते हैं और जो वॉलंटरी सेक्टर का एक्सपीरियंस है उसको भी जब देखते हैं, तो अगर वो ये बात को फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये सोचने वाली बात है कि कॉर्पोरेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। बिल्कुल। इसलिए आपको इनमें, जैसे आपने हमारे 5वें एपिसोड में जब हम लोग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो एक बात बड़ी अच्छी वहां पर निकल के आई थी कि अगर आप प्लान अच्छा करेंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी कैपेसिटी अच्छी होगी, आप अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, तो देन आपका रिजल्ट, आउटकम्स जो है वो अच्छे होंगे। तो इन सब बातों का ये जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए सर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी भी एक मेजर रोल प्ले करती है, और वो शायद कम्युनिकेशन के माध्यम से आती है। तो मैं अगर आपको सर ये कहूं कि आज आप आईएसआरएन के ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखते हैं, तो कैसे आप देखते हैं, और क्या वैल्यूएबल सजेशन होंगे आपके, जो आगे आने वाले समय में हम अपनी ग्रोथ में बिल्ड कर सकते हैं? जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, मैं आईएसआरएन के डॉक्यूमेंटेशन से काफी खुश हूँ, कारण आईएसआरएन ने हमारी कंपनी के लिए किया। हमने अलवर में काफी बाथरूम बनाए, अलग अलग ढानियों में, विलेजेस में। आईएसआरएन ने जाके वहाँ 8-10 दिन रह के हर घर जाके इम्पैक्ट स्टडी किया, और जिस तरीके से उन्होंने स्टडी किया और हमें रिपोर्ट दी, तो यू कुड मेक आउट कि इन्होंने एक्चुअली काम किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उस रिपोर्ट में एक छोटी चीज थी कि एक घर की औरतें आईएसआरएन के लोगों को कही कि हम बाथरूम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे घर के बड़े घर के बाहर बैठे रहते हैं, तो जब वो बैठे रहते हैं तो उनके सामने से हम नहीं जा सकते। अब ये एक कल्चरल इशू है, बट हमें नहीं पता था, लेकिन ये ग्रास रूट लेवल की इशू है जो पता लग गया। तो उससे क्या होता है कि अब एक वो क्वेश्चन बन गया, जब कोई सर्वे करने जाते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि आपको अगर यहाँ दिक्कत है लोकेशन में, तो और कोई लोकेशन कर दे, तो हम टॉयलेट किसी और साइड में बना हाँ, सकते हैं, ताकि आप सामने नहीं बना सकते। तो ये नॉलेज हमें आईएसआरएन नहीं दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन and professionalism in ISRN is excellent. So thank you. And another thing I would suggest for ISRN कि 3 areas में, एक तो we could work on skilling. Second, we could work on industry automation 4.0. And thirdly, देखिए आज के दिन मुद्रा स्कीम में जो गवर्नमेंट की है, उसमें मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, बट एक जगह मैंने पढ़ा था 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डिसबर्स हो चुके हैं। तो अगर बैंक चाहे, अगर वो सिडबी ने दिया हो या स्टेट बैंक ने, हमें नहीं पता, वो आप पता कर लें। तो अगर बैंक की तरफ से अगर वो CSR करना चाहें
ISRN को बीच में रख के तो अपने फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं कि फाइनेंस किस तरीके से हैंडल करना है ताकि NPA लेवल्स कम हो सके, बहुत बहुत ही कम हो जाए, वर्चुअली नेग्लिजिबल, मैं तो ये कहूंगा। सो आई थिंक दीज 3 एरियाज, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिकॉज ज्यादा एरिया जितना लेंगे उतना कंफ्यूजन है। आई एम जस्ट टॉकिंग एज पर माय परसेप्शन कि देश को क्या नीड है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी और स्किलिंग का देखिए बहुत जबरदस्त नीड है हिंदुस्तान में, कि अगर हम आज के बच्चों को स्किल कर देते हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेन हो, बोथ रिक्वायर स्किलिंग। और ये इंडस्ट्री जो मैंने कहा ऑटोमेशन 4.0, इसमें अगर अपने पता कर लें ISRN कि दिल्ली के आसपास कहाँ पर लेबोरेटरीज हैं जो ये स्किलिंग करती है। जैसे हम सुने कि सीमेंस ने शुरू किया है, तो अगर ये जो MNCs हैं इंडिया में, अगर उन्होंने ये ऑटोमेशन का स्किलिंग शुरू करी है तो उनके साथ टाई अप करके अपने फिर उनके सेंटर में बच्चों को स्किलिंग कर सकते हैं। और अगर इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो कॉर्पोरेट को अप्रोच करना बहुत आसान हो जाएगा कि साहब हम आपके इतने एम्प्लॉयज को या इतने ट्रेनीज को इस एरिया में स्किल करेंगे और यहाँ पर करेंगे। फर्ज कीजिए ISRN ने सीमेंस के साथ टाई अप कर लिया, आप सपोज मेरे पास ही आए कॉर्पोरेट सेक्टर, साहब हम बहुत राजी होंगे कि चलो ISRN सीमेंस के साथ करवा देगा। आज देखिए एक साइजेबल कंपनी है, वो शायद नहीं करे, वो बोले भाई आप जब करा सकते हो तो हम भी डायरेक्टली सीमेंस के पास जा सकते हैं। लेकिन जो MSME सेक्टर है, जो सर्विसेज सेक्टर है MSME का, मैन्युफैक्चरिंग का, वहां पर अपने जा सकते हैं। तो मेरा ये आइडिया था व्हाट आई सी इन द नियर फ्यूचर। और एक चीज और है जो अपने बात हो चुकी है, वो है आज के दिन फॉरेन NGOs, इंटरनेशनल NGOs आर क्वाइट कीन ऑन डूइंग चैरिटी एक्टिविटीज इन इंडिया। अपने ISRN के साथ भी 1-2 एजेंसीज ने प्रेजेंटेशन ले चुके हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर दोज एजेंसीज टू गेट बैक टू अस। आज उनके साथ भी काम हो जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ISRN का है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम इंटरनेशनल काम भी करने लगे हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से काफी स्कोप है ISRN का। और जो मैंने रास्ता बताया, यही एक मेरा विजन है कि 3-4 साल में ने आपकी स्किलिंग, इंडस्ट्री ऑटोमेशन 4.0, फाइनेंशियल लिटरेसी, and try to get 1 or 2 foreign funds to invest into the charity of the country, because the fund can pick up the project कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को फंड करना चाहते हैं, and then we will do our homework and give the whole proposal to the respective donor and let them decide. So that is my vision. This is my suggestion to you. Very nice, sir. Thank you for your valuable suggestion. मैं आपने 2 बातें कही, उसमें ये जो सजेशन है ये तो हम लोग इसको काम करेंगे इस पे आने वाले समय में। लेकिन एक जस्ट एग्जांपल मुझे याद है, आपने वो जो सुनील हेल्थ केयर की इम्पैक्ट स्टडी का जो रेफरेंस दिया, वो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में ये अराउंड से 2015 या 16 में हम लोगों ने ये स्टडी की थी। 16 में। और अनिल खेतान सर की जो कंपनी है सुनील हेल्थ केयर, उस कंपनी के द्वारा अलवर डिस्ट्रिक्ट में 2 धानी, जो राजस्थान में जिसको गांव को धानी बोलते हैं, गांव का एक छोटा हैमलेट, एक पॉकेट, वहां के 100% घरों में टॉयलेट बनाने का काम हुआ था।
और उस समय क्योंकि घर घर टॉयलेट बन रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब सारे कॉर्पोरेट से ये अपील की थी कि आप अपने अपने एरियाज में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में जाइए, उससे इंस्पायर होके मैं कहूंगा तो गलत शायद नहीं होगा सर, आप उसको क्लेरिफाई करेंगे कि नहीं, उसी से इंस्पायर हुआ हाँ, कि आपने बहुत सारे टॉयलेट्स वहां पे बनाए। और सबसे अच्छी बात है कि न सिर्फ टॉयलेट बनाए बल्कि उनका यूटिलाइजेशन 100% हो, इसलिए वो इम्पैक्ट स्टडी के लिए ISRN को इनवाइट किया और उन्होंने मौका दिया हम लोगों को, और वहां पर हमारी टीम गई और उन्होंने गांव के लोगों का व्यूज लिया और उसके कारण बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। बाद में सर आपको याद होगा कि जब वो टॉयलेट नेक्स्ट फेज में आपने कराए थे तो जो रिकमेंडेशंस थी वो फॉलो हुई थी और वो सुलभ इंटरनेशनल ने उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज किया था। तो उसमें एक और भी रिकमेंडेशन निकल के आई थी, मुझे याद है कि कई महिलाएं फर्स्ट फेज वाले जो धानियां बनी थी, धानी में जो टॉयलेट बने थे वहां पर वो लोग टॉयलेट यूज नहीं कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं यूज करते, तो उन्होंने कहा देखो ये हम शाम को हमारा बाहर आउटिंग का टाइम होता है और हम उस समय अगर ये घर का टॉयलेट यूज करेंगे तो जो हम 4 महिलाएं मिलकर बाहर जाते हैं वो हमारा बंद हो जाएगा घर से जाना। तो वो भी एक कंपोनेंट था कि कम्युनिटी बिहेवियर को आपको समझना और कैसे उसको उनके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम को डिजाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये भी एक की लर्निंग है इस बात से कि जब भी आप प्रोग्राम डिजाइन करिए तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इग्नोर मत करिए, उसको इन्वॉल्व करिए। विदाउट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, यू कैन नॉट मेक अ इफेक्टिव प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। क्योंकि आपका अगर जिसके लिए जो बेनिफिशरीज है उसके लिए जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं अगर उसका ओपिनियन ही नहीं लिया है तो फिर हो सकता है कि आपके काम का इफेक्ट 100% ना हो और आप उसको वो ओनरशिप न दे पाए जो होता है। और ज्यादातर सरकारी प्रोग्राम्स में आप देखते हैं कि प्रोग्राम तो इम्प्लीमेंट हो जाता है बट ओनरशिप ना होने के कारण वो फेल हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट की लर्निंग है जो हमें सीखनी चाहिए। एक अनिल सर एक और भी बात है जो डिस्कस करना चाहेंगे हम आपके साथ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो आपने सेक्टर टच किया, कैपेसिटी बिल्डिंग में तो हम लोगों ने करीब 4000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को ट्रेन किया और उसमें बहुत छोटे छोटे विषयों पे ट्रेनिंग किया। आप कई प्रोग्राम्स में आए जिसमें प्रपोजल राइटिंग पे ट्रेनिंग हुई, फाइनेंस मैनेजमेंट पे, रिकॉर्ड मैनेजमेंट पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, सॉरी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पर ट्रेनिंग हुई और उसका बेनिफिट भी मिला। ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने में बहुत आसानी हुई और धीरे धीरे उनके जो स्किल्स थी वो इम्प्रूव हुई और उन्होंने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। दूसरा एरिया जो मैं टच करना चाह रहा हूँ जिसपे आपने डिस्कस किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप कैसे देखते हैं सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वॉलंटरी सेक्टर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको कैसे और इसका नहीं, तो जब आप रिसर्च डेवलपमेंट कहते हो तो आपका डेफिनेशन क्या है यहाँ पर R&D का? सर R&D में दो तरीके से डेवलपमेंट सेक्टर में रिसर्च करते हैं। एक आजकल बहुत पॉपुलर है, जैसे आपने सुना होगा ESG का, जैसे आपने नाम सुना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल जो स्टडी है उसका उस पर जो बात होती है, इम्पैक्ट, ऐसा आपने एक सोशल इम्पैक्ट स्टडी का नाम सुना होगा। तो ये तो इस तरह के कई नंबर ऑफ स्टडीज रिसर्च होते हैं जिसमें कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और उसका क्या आउटकम्स रहा या क्या सोसाइटल चेंज क्या क्या हुआ उसके उस पूरे एक इंडिकेटर्स के बेसिस पर उसको डॉक्यूमेंट करना और आगे प्लानिंग के लिए यूटिलाइज करना। तो एक तो ये टाइप का है। या डोनर पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए कि आपने जैसे कोई इनोवेटिव काम किया या रूटीन में कोई आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम किया तो आप जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो एक रिसर्च का पार्ट है कि कोई जैसे आपने टॉयलेट वाले केस में किया। लेकिन दूसरा जो एरिया है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो 2018 में
हम लोगों को बीइंग अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आईएसआरएन की देश भर में 800 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है और उनके साथ हम लोग रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं। इवन आपको सिर्फ जानकर बड़ी अच्छा लगेगा कि कोविड में भी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड 19 से 22 तक हम लोगों ने एक्सक्लूसिव वेबिनार्स किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को हमने उस पीरियड में भी हेल्प किया। इवन हम लोगों ने कोविड में एक इंटरनेशनल फोरम भी बनाया था जिसमें अलग अलग कंट्रीज में क्या कोविड प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको इंटरचेंज, नॉलेज एक्सचेंज के लिए उस प्लेटफॉर्म का ग्लोबल कोविड प्लेटफॉर्म के नाम से वो था और वहां पे हुआ। उस समय पे एक और अच्छा काम हुआ कि जब सरकार को लगा कि नंबर ऑफ वॉलंटियर्स चाहिए तो उस समय हम लोगों ने एक वॉलंटियर फोर्स बनाई और वो वॉलंटियर फोर्स 5000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसमें। आज भी हमारे पास उसका डेटाबेस है जिसमें लोगों ने खुद से कहा आगे आके कि हम वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं। तो और वो लिस्ट हम लोगों ने फिर डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स के साथ शेयर की कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वॉलंटियर्स हैं, अगर आप उनको बुलाना चाहते हो, इन्वॉल्व करना चाहते हो तो आप कर लो। तो ये जो रिसर्च में जो एरिया हम बात कर रहे थे कि जब कोविड के जस्ट पहले ये एक लगा कि डेवलपमेंट सेक्टर का तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जैसे इंडस्ट्रीज के तो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वर्टिकल्स हैं या एरियाज हैं, उनका रिसर्च होता है, उनपे स्टडी होती है, उनका प्रेजेंटेशन होता है, रेफरेंस मटेरियल होता है। आज आपको कुछ चाहिए तो आप उसका रेफरेंस मटेरियल देख सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर में ऐसा कोई रिसर्च नहीं, स्टडी नहीं, कोई ऐसा एनजीओ क्या काम कर रहे हैं देश भर में किसी को मालूम नहीं। तो हम लोगों ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से एक स्टडी की, द विजन ऑफ अंत्योदया के नाम से, और वो एक बहुत सक्सेसफुल स्टडी थी जिसमें पूरे 2 साल लगे उस स्टडी में, क्योंकि पूरे देश का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करना था, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंपाइल करना था। तो हम लोग उस स्टडी के थ्रू पूरे देश में गए और उस समय हमने सोचा कि ये इतनी बड़ी स्टडी को कैसे करेंगे, तो एक अंत्योदय फेलोशिप स्टार्ट की और 50 फेलोज को हमने सेलेक्ट किया। वो लोग आए ऑन रोल और फिर वो अलग अलग इंडिया वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऑनलाइन लोगों ने अपने एनरोलमेंट किए और करीब हमारे पास 2000 से ज्यादा एंट्रीज आए। उन 2000 एंट्रीज में से फिर ये वैलिडेशंस, डेटा वैलिडेशंस और जो काम था उसका इवैल्यूएशन करके प्रॉपर करीब 408 बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक हाई लेवल जूरी थी जिसने फाइनल किया और वो फिर एक डॉक्यूमेंट में 4 वॉल्यूम में वो कंपाइल हुआ, जिसमें हम लोगों ने, जब ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि जब इतने 408 बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे कंपाइल करें, तो फिर ये लगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, उसके 17 इंडेक्स हैं, तो उन इंडेक्स को ध्यान में रखकर सारे इंडेक्स को कवर करते हुए इन 408 प्रैक्टिसेस को सेग्रीगेट करें एंड देन उसके बेसिस पर इस बुक को कंपाइल किया जाए। तो जो डॉक्यूमेंटेशन एंड कंपाइलेशन का काम था वो 6 महीने लगे उसमें, ये सब फाइनल में, और एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक डॉक्यूमेंट बना। वो डॉक्यूमेंट आज एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह यूज हो रहा है और मुझे बताते हुए बड़ी ये आपके साथ शेयर करते हुए बहुत हर्ष फील हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको अप्रिशिएट किया और उसको पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में भी वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सीएसएस की जो लाइब्रेरी है वहाँ है, देश भर के काफी लाइब्रेरीज में वो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने भेजा। आज स्कूलों में भी वो जहाँ पे एमएसडब्ल्यू के कोर्स चल रहे हैं वहां पर भी वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो ये एक रिसर्च का काम था जो पहली बार हुआ, इस तरह का एक सेक्टर है। ऐसा ही रिसेंटली अभी हम लोगों ने कोल इंडिया के सपोर्ट से एक गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम है, लाइक उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे हर घर जल, ऐसे 5 फ्लैगशिप स्कीम्स का रिसर्च किया कि उनका, और वो भी एससी एसटी कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट है उसका। तो ये एसटी कमीशन के सपोर्ट से ये स्टडी साथ में मिलकर हम लोगों ने की और फाइनली सर, और वो बहुत बड़ी स्टडी थी, 1 साल लगे उस स्टडी में, 11 स्टेट हमने कवर किए और करीब 8000 से ज्यादा बेनिफिशरीज तक गई हमारी टीम। उसमें हमने बहुत सारे फेलोज निकाले, रिसर्चर निकाले
और वो लोग गए 8,000 लोगों को टच किया, उन्होंने जो बेनिफिशरीज थे उनके साथ इंटरेक्ट किया, डेटा कंपाइल किया और फिर फाइनली वो एक स्टडी निकल के आई जिसमें मालूम चला कि जिन स्टेट में भी 11 स्टेट में से जिन जिन स्टेट्स ने उस स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया उससे जो बेनिफिशरीज है उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आया है, उसको घर मिलने से बहुत चेंज आया, उसका उसका पूरा सर बिहेवियर चेंज हो गया, उसके बच्चों का जो रूटीन प्रोसेस था वो चेंज हो गया। तो ऐसे कई सारे इम्पैक्ट देखने को मिले हैं और सोसाइटल चेंज देखने को मिले हैं जिसकी वजह से लगता है कि एक अच्छा काम हुआ है। ऐसे कुछ स्टडी हम लोगों ने और भी की जिनमें मेजर अगर मैं कहूँ तो एक G20 के समय पर आप उस प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व थे। सिविल 20 एक वर्टिकल है G20 का जो सिविल सोसाइटीज के लिए है, उसमें मुझे एक मौका मिला सेवा ग्रुप को लीड करने का एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो उसमें एक स्टडी की कि जैसे हमारे यहाँ सेवा, जो आपने कहा सेवा करो तो मेवा मिलता है, तो हमारे यहाँ तो इंडियन ब्लड में सेवा है, वॉलंटियरिज्म है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन लगा कि फॉरेन में भी क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या, तो G20 कंट्रीज के अंदर वॉलंटियरिज्म को कैसे देखते हैं उसको लेकर एक स्टडी हुई और बहुत ही साइंटिफिक स्टडी हुई और पूरे G20 कंट्रीज के जो फिलॉन्थ्रॉपी अप्रोच है, स्ट्रैटेजी है और वहाँ के क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कंपाइल किया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, G20 फोरम ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो वो एक कंपाइलेशन हुआ। और क्योंकि इसका जो समराइज जो प्रोग्राम, जो कंक्लूडिंग प्रोग्राम था, फाइनल इवेंट वो भोपाल में था, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। तो उनके 20 साल के, क्योंकि वहां पर माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय चीफ मिनिस्टर थे और अभी तो वो मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है भारत सरकार में, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास है। तो उस समय जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ जब बातचीत हुई तो क्योंकि वो काफी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश में और उनके थ्रू बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई जिसके कारण मध्य प्रदेश में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो उसका भी कोई अभी तक रिसर्च नहीं हुआ था, कोई स्टडी नहीं हुई। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम और इसको हुए थे, बट ओवरऑल टू डिकेड्स का एक इम्पैक्ट क्या है वो नहीं आया था, वो भी हम लोगों ने उस दौरान किया और बहुत बढ़िया निकल के आया। तो ऐसे नंबर ऑफ सर प्रोग्राम्स में रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे है, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम की इम्पोर्टेंस तभी प्रूव होती है जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट अगर डेटा के साथ हो, फैक्ट्स कहते हैं ना सर, फैक्ट्स एंड फिगर्स जहां मिल जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसलिए रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रिसर्च को अगर करेंगे तो आपको एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एक रेफरेंस बुकलेट मिलेगी। तो जो आपने कहा वो ये है और इसके साथ में मुझे मौका मिला, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, लेकिन मैं चाहता था कि ये बात लोगों को मालूम हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ISRN क्या कर रहा है। क्योंकि हम जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में जब हम सर इन्वॉल्व होते हैं तो लोगों को ज्यादा वो दिखता है क्योंकि विजिबिलिटी उसकी ज्यादा है। जैसे हमने एक स्कूल बनाया तो सबको दिख रहा है, आपने भी उसकी तारीफ की, लेकिन जब हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं तो विजिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो तो जो एकेडमिशियंस हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी लोगों से उसका बहुत लेना देना नहीं होता। तो इसलिए मैं वो बात आपके सामने रखा कि लोगों को मालूम हो कि ISRN ने इस तरह के एकेडमिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी इनकॉर्पोरेट करने में, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने में काम किया। साथ में आपको याद होगा सर, इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर हम लोगों ने आपकी हेल्प से CII, SOCHM, FICCI, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबके साथ मिलकर कॉर्पोरेट पर्सनल्स की बहुत ट्रेनिंग्स की और उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों ने तैयार किए। वो भी हमारा एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना। CSR बेस्ट प्रैक्टिसेस का IICA के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट बना, आप उस प्रोग्राम में आप थे भी। तो इस तरह के नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ISRN फुटप्रिंट सभी स्ट्रॉन्ग है।
लोगों को हमने करके दिखाया है और बताया है कि लास्ट 10 इयर्स में कैसे ग्रोथ की जा सकती है, कैसे आने वाले समय में आप अपनी विजिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी काम हुए हैं। एक मैं आपसे सर बीइंग द चेयरपर्सन, आपने वैसे तो बताया कि ISRN को मेजर 3 एरियाज में आने वाले समय में ग्रो करना चाहिए, बट जो ऑनगोइंग हमारे प्रोग्राम्स हैं या जो अभी एफर्ट्स हैं उनमें क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? और स्पेशली क्योंकि ये एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट मेंबर ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी सेक्टर के जो एनजीओज हैं वो देखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या कैसे आगे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, ये फिर रेपिटेशन कर रहा हूँ मैं, वो है फोकस ऑन क्वालिटी, फोकस ऑन टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, और जितना कर सको उतना ही बोलो। क्योंकि अपने भारत में मैंने देखा है पीपल ओवर प्रॉमिस एंड अंडर परफॉर्म। वो जाल में ISRN को कभी नहीं फंसना। जैसे अभी R&D की बात कर रहे थे, इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट कि आप रिसर्च करो, आइडेंटिफाई द नीड्स और उस नीड को फिर आप डेवलप करो, कंपाइल करके देन वी कैन गो टू कॉर्पोरेट्स और वी कैन गो टू एनीबडी concerning that and say, look, this is an opportunity. आप क्या देखना चाहोगे? आप इसमें अपना वो CSR फंड इन्वेस्ट करना चाहोगे? अच्छा, अब चूंकि अपने ग्रास रूट काम कर चुके हैं रिसर्च में और फिर डॉक्यूमेंट बनाया उसका, तो वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड टुडे इंफॉर्मेशन इज पावर, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज इट एंड इम्प्लीमेंट इट प्रॉपर्ली। नहीं तो वो केवल इंफॉर्मेशन बन के रह जाती है और फाइलों में धीरे धीरे अलमारियों में रखे रहते हैं बस किसी यूज। तो वो नहीं करना। तो यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी रिसर्च करे, उनको भी आप मोटिवेट करो, भाई आप लोग आइडेंटिफाई करो, रिसर्च करो। जैसे आपने कहा यू प्लान योर वर्क, अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कहावत है, प्लान योर वर्क and work your plan. Yes. So automatically it gets implemented in working your plan. तो मैं यही देना, एक ये भी मैसेज है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। वेरी नाइस सर। इसमें एक बात हमारे 5वें एपिसोड में जो एक एक्सपर्ट आए थे विजय राय, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और हम लोग इसमें पहले भी सोच रहे हैं। बीइंग अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपका व्यूज लेना चाहूंगा कि भारत में जैसे बाकी सभी इंडस्ट्री सेक्टर्स में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, SOPs है, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस है, रेगुलाइजेशंस है, इंडिकेटर्स है। डेवलपमेंट सेक्टर में एनजीओ एक ऐसा सेक्टर है जहां कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई उसका वैलिडेशन का प्रोसेस नहीं है। तो अभी हम लोग एक और भी बात सोच रहे हैं ये कि क्या एनजीओ सेक्टर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, सो दैट इंडिया में क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस का एक स्टैंडर्ड सेट हो सके। जरूर आप कीजिए, लेकिन ISRN को इस कार्य के लिए जो आपने कहा, मेरी एडवाइस रहेगी कि ये कौन से मंत्रालय के नीचे आता है। सर यही सरप्राइज है कि एनजीओ सेक्टर किसी मंत्रालय में नहीं आता। भारत में एनजीओ का कोई माई बाप मैं इसको कहूँ तो, क्योंकि ये एक वॉलंटरी सेक्टर है और वॉलंटरी सेक्टर में सब कुछ वॉलंटरी के नाम पर कुछ भी होता है। इसीलिए आप देखिए कि एनजीओ में भी दो तरह के एनजीओ, मतलब दो क्या, कई नंबर ऑफ टाइप ऑफ एनजीओ हैं। कुछ एनजीओ हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में केवल इन्वॉल्व है, लाइक एज आउटसोर्सिंग एजेंसीज काम करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं और उनका डोनर और इम्प्लीमेंटर का रिश्ता बना रहता है। दूसरे एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवोकेसीज में इन्वॉल्व है, जो एडवोकेसी एक्टिविस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो किसी सब्जेक्ट को लेकर एडवोकेसी करती हैं,
उनको स्टैंडर्डाइज रेगुलराइज करने के लिए काम करती हैं। बट उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो निगेटिव काम भी करती हैं, अगेंस्ट द नेशन भी काम करती हैं। और डेवलपमेंट सेक्टर में एक सबसे बड़ा जो लैकुना है वो ये है कि हम एज अ डेवलपमेंट पार्टनर गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं और उसी गवर्नमेंट के साथ के अगेंस्ट हम झंडा लेके खड़े होकर विरोध भी कर रहे हैं। तो ये दो चीजें तो नहीं हो सकती कि या तो आप जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप एक्टिविज्म कर रहे हैं वो उससे आप फंड मत लीजिए, और फंड अगर ले रहे हैं तो आप एक्टिविज्म मत करिए। तो ये एक बड़ी समस्या, हालांकि उसमें बहुत कमी आई है अभी, धीरे धीरे अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में आ गई है और वो अभी एक्टिविज्म आप देखिए तो बहुत कम हुआ है लास्ट 10 इयर्स में। लेकिन जो एक इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, कि डेवलपमेंट सेक्टर को स्टैंडर्डाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में एनजीओज लोगों की आवाज है, कम्युनिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है। और आप क्योंकि देखिए आप किसी प्रोग्राम को सरकार जब लेके तभी सक्सेसफुली जमीन तक जा पाती है जब उसमें वॉलंटियर्स लगते हैं, जब उसमें लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं, लोकल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन में एक लोकल पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए एनजीओ का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और इवन कम्युनिकेशन में, कन्विंसिंग में बहुत सारे जगह पे, जैसे मैं एक एग्जांपल देके भी इस बात को और एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा कि कोविड के दौरान जब एक निगेटिविटी थी और लोगों को एक र्यूमर फैलाया गया था कि कोविड वैक्सीन से आपको प्रॉब्लम होगी, और अभी भी वो बहुत सारे कंट्रीज में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट इंडिया में आपने देखा कि धीरे धीरे जब वॉलंटरी सेक्टर के लोग बाहर आए और उन्होंने लोगों को कन्विंस किया, इवन हम लोगों ने यूएसएड की हेल्प से नॉर्थ ईस्ट के मेघालय और नागालैंड में काम किया, रिमोट एरियाज में काम किया, और वहां पर सिर्फ काम नहीं किया, सिर्फ 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीनेशन कराया। जब हम वहां इंटर किए थे तब 33% वैक्सीनेशन था, जब हम लोगों ने कोविड खत्म किया तो मोर देन 90% वैक्सीनेशन हुआ और 2 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हुए। तो वहां पर एक लर्निंग ये आई कि जो चर्च थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, उन सब लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था, इसलिए र्यूमर स्पेस क्रिएट कर रहा था। लेकिन जब हम लोग गए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, उनका अवेयरनेस हुआ, ओरिएंटेशन हुआ, सेंसिटाइजेशन हुआ, तो देन वो लोग कम्युनिटी के साथ मिलकर आगे आए और उन्होंने एक हेल्प किया। तो पहली बार सर एक बड़ा काम हुआ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप पूछेंगे किसी से कि संडे को वहां कुछ हो सकता है क्या, तो सब लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि संडे चर्च डे होता है और उस दिन सभी मार्केट सब कुछ बंद होता है। आईएसआरएन ने रिलीजियस लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर चर्च में कैंप्स किए, संडे को संडे कैंप्स के नाम से फेमस हुआ, और उस संडे में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन होने शुरू हुए। तो इस तरह का जो क्रेडिबिलिटी है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत है लोकल एरियाज में। तो मेरा कहना है कि अगर भारत में जैसे अदर सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे अगर एनजीओ सेक्टर भी ऑर्गेनाइज्ड होगा और उसका एक स्टैंडर्ड होगा, रैंकिंग होगी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि डोनर को भी हेल्प मिलेगी सिलेक्शन ऑफ पार्टनर्स में। दूसरा, एनजीओस को भी अपनी क्रेडिबिलिटीज को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, वो साइंटिफिकली प्रूफ होगी। नहीं, आपकी आइडिया बहुत अच्छी है ये, लेकिन ये मैसिव प्रोजेक्ट है, तो मेरे हिसाब से अपने को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए विच आर द मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व। कारण ये जो एसओपीज जाएंगे इतनी मेहनत करके, तो वी शुड हैव द मिनिस्ट्रीज अपने साथ, ताकि दे नो आईएसआरएन ये काम कर रहा है। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट जब आया 10 या 9 साल पहले, तो उस टाइम सारे बेंचमार्क्स बन गए थे। तो डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वो इवैल्यूएट करती थी एवरी क्वार्टर बेस्ड ऑन दोज बेंचमार्क्स कि कौन सा स्टेट हर एक पॉइंट पे कहां तक पहुंचा हुआ है। तो उसी पैटर्न पे लेके, बिकॉज इफ इट गोज टू द गवर्नमेंट इट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। और हमें कोई कारण नहीं लगता है कि गवर्नमेंट आईएसआरएन के इस प्रपोजल को ठुकरा दे, क्योंकि वी आर ओनली ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ सिस्टम, a honest system of transparency,
communication, and a standard system of documentations. So whatever you put in the SOP, that is based on 10 years of experience. Yes. We have done so much R&D, we have done so much work. Mm. So now, as you correctly said, it is the time that ISRN can do something for the entire nation. Yes. And this is a great idea. Set up a SOP, let the government establish the benchmarks. Mm. And we could first go to Niti Aayog Yes. and tell them, He said, sir. this is the proposal. What do you suggest? They will suggest Yes. the exact things for ISRN to do. That is my take on this. वेरी नाइस सर, ये एक बहुत अच्छा सजेशन है आपने जो पॉइंट बताया है और जो नीति आयोग के लिए सजेस्ट किया है, ये बहुत अच्छा है। हम लोग इस लाइन पे काम करेंगे। मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा कि हमने ये कोशिश 2017 में QCI के साथ की थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, कि एनजीओज को एक्रीडिटेशन के लिए, क्योंकि वो एक्रीडेटेड बॉडी है, कई इंडस्ट्रीज में उनका एक्रीडिटेशन प्रोसेस है, तो उसमें उनके साथ हम लोगों की कई मीटिंग्स हुई, नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई, कॉन्सेप्ट नोट बना और ये लगा कि एनजीओज एक्रीडिटेशन करना चाहिए और काफी वो कन्विंस भी गए। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम अगर इसको नीति आयोग लेके जाएं एंड देन उनके साथ मिलकर ये डिस्कस करें, तो होपफुली आने वाले समय में शायद एनजीओ एक्रीडिटेशन प्रोसेस को हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और अगर एक सिस्टम स्टैब्लिश होता है तो मुझे लगता है कि एनजीओ सेक्टर में बड़ा बूम होगा जो उनकी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश कर पाएगा। तो ये एक ओवरऑल सर आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने लास्ट 10 इयर्स की चर्चा की। हम इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हम इसके बाद हम अपने अचीवमेंट बताना जितने जरूरी थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर जाके या www.isrn.in पे देख सकते हैं। वहां पर हर एक सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ISRN की टीम ने आपके लिए डॉक्यूमेंट किया है। वहां पर आप जो लोग अभी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ISRN के मेंबर नहीं है, वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रॉपर एप्लीकेशन के बाद, ड्यू डिलिजेंस के बाद आपको मेंबरशिप नंबर एक अलॉकेट होगा, जहां जिससे आप ISRN के मेंबर बन सकते हैं। और बहुत सारे एडवांटेजेस आप ISRN के साथ मिलकर आगे कर सकते हैं। मैं इसको कहूंगा कि ये कोई ISRN का इनिशिएटिव नहीं है, ये आपका इनिशिएटिव है। इसको आपको आगे लेके जाना है। कैसे वॉलंटरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, ये आप हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम सब आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ ISRN के चेयरपर्सन श्री अनिल खेतान जी थे। मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और आपने आज ISRN फाउंडेशन डे पर हम सबको आशीर्वाद दिया और आपका जो गाइडेंस है, जो मेंटरी है, वो हम सबके लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद एज अ वेल विशर, एज अ मेंटर मिलता रहे और हम सब मिलकर आपकी लीडरशिप में इस प्लेटफॉर्म को और आगे ले जाएं और आने वाले समय में वॉलंटरी सेक्टर को एक मुकाम पे पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. सर, थैंक यू सर। Happy anniversary. Sorry.